आज हम चर्चा करेंगे बिहार के इलेक्शन को लेकर के। बिहार के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका क्या होती है। आखिर असदुद्दीन ओवैसी जिस इलेक्शन में एंट्री करते हैं, खासकर उनकी चर्चा बड़ी तेज़ी से हो जाती है और जो उनकी चर्चा को लेकर के लोगों में सरगर्मी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि बीजेपी के विपक्ष की जो भी पार्टियाँ होती हैं, बीजेपी के विपक्ष की पार्टियों को लेकर के उनके वोट बैंकों में सेधमारी करने का जो सबसे ज़्यादा श्रेय होता है, जो सरगर्मी बनी होती है, लोगों के बीच में चर्चाएं जो होती हैं, वो चर्चा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने सेधमारी किया, जिसके कारण स्थिति ये बना कि विपक्ष को हार का सामना करना पड़ गया। अब हम आपको बताते हैं, बिहार के इलेक्शन से पहले एक बार फिर से असदुद्दीन का नाम चर्चे में आ गया है। आखिर असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM की पार्टी क्या भूमिका निभाएगी, ये सबसे बड़ा चर्चे का विषय बन गया है। सच ये है कि 2015 का जब इलेक्शन हो रहा था, उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां से चुनाव लड़ती है। 2015 के इलेक्शन में असदुद्दीन पार्टी छः जगहों से चुनाव लड़ती है और 6 के 6 जगह से वो परास्त हो जाती है, यानी 6 सीटों से चुनाव लड़ने के बाद सभी जगह से परास्त हो जाती है। लेकिन उनकी नज़रें वहीं पर बनी रहती हैं कि आखिर परास्त होने के बाद बिहार में एंट्री कैसे करेंगे, बिहार में हमारे भी विधायक सदस्य कैसे होंगे, विधानसभा में AIM की तरफ से बोलने वाले सदस्य होना चाहिए। इसको लेकर के ओवैसी पूरी तरह से बिहार को टारगेट पर रखकर चल रहे थे। 2020 के चुनाव से पहले ही वो पूरी तरह से टारगेट तैयार कर लेते हैं, किस क्षेत्र में हमको चुनाव लड़ना है। वो क्षेत्र उन्होंने चुनाव किया सीमांचल का जब उन्होंने क्षेत्र चुनाव किया, सीमांचल का वो क्षेत्र माना जाता है जहां से राजद यानी तेजस्वी की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी यानी इन दोनों पार्टियों की सबसे अच्छी भूमिका वहां पर होती है। वो उनका जो क्षेत्र था सीमांचल की 20 सीटों पर, वो सबसे ज़्यादा मजबूती उस क्षेत्र पर अगर किसी पार्टी का होता है तो राजद का होता है। यानी बिहार के सीमांचल क्षेत्र पर तेजस्वी की बड़ी मजबूत पकड़ होती है। लेकिन जैसे ही 2020 का इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी एंट्री करते हैं। 20 सीटों में से 14 सीटों पर वो अपनी प्रत्याशी उतार देते हैं। अब स्थिति खेल बिगड़ गया। खेल बिगड़ने का कारण ये रहा कि जिस सीट पर राजद सबसे मजबूती से नजर बनाकर रखी थी कि ये सीट हम बड़ी मजबूती से जीतने वाले हैं, यहाँ पर मुस्लिम वोटर और यादव वोटर खासकर बहुत ही बाहुल्य संख्या में है, जिसकी बदौलत हम यहाँ से जीत हासिल करेंगे और हमारा विधानसभा में 243 की सीटों की जो संख्या है, उस संख्या में जो हमारी जीत की संख्या होगी उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन स्थिति उनकी खराब हो गई। खराब इसलिए हो गई क्योंकि 1.24 यानी 1.24% वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी निकाल लेती है और जैसे ही वो पार्टी निकाल लेती है, वहां से राजद का खेल पूरी तरह से बिगड़ जाता है। राजद का खेल बिगड़ता ही नहीं है, बल्कि वहां पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एंट्री भी कर देती है। 5 विधायक उनके जीत करके विधानसभा में पहुंच जाते हैं। बड़ी तेजी से चर्चा गर्म हो जाती है कि 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी की जीत के पार्टी से जीत करके इस समय बिहार की सदस्य हो चुके हैं। बिहार के सदस्य होने के बाद अगला दौर जब आएगा तो असदुद्दीन ओवैसी के बगैर सरकार नहीं बन सकती है। एक बार ये चर्चे का विषय बन गया, लेकिन एक बार फिर से वहीं उनकी नजरें बनी हुई हैं, यानी सीमांचल के क्षेत्रों पर। सीमांचल वो क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, वहां कुल सीटें 20 हैं, वहीं पर उनकी नज़रें पूरी तरह से बनी हुई हैं। अब स्थिति क्या होगा, फिर से ओवैसी की एंट्री हो गई है और फिर से जब ओवैसी की एंट्री होगी तो राजद की स्थिति क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। राजद का खेल बिगाड़ने में अगर किसी का सर्वाधिक भूमिका इस वक्त माना जा रहा है पब्लिक बीच में, यानी जनता जो चर्चा करती है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का सबसे ज़्यादा चर्चे का विषय माना जा रहा है। क्योंकि राजद की जो पिच है, उसी पिच पे अगर कोई बहुत धुआंधार बैटिंग कर रहा है तो वो कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिससे बिहार का जो ये ट्रॉफी चल रहा है इलेक्शन का, उसमें पूरी तरह से राजद का कहीं फिर से फीका न पड़ जाए। उस फीकापन में जो धूमिल करने का जो दाग लगाने गए हैं, वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। इसको लेकर के जनता चर्चा कर रही है। मेरी तरफ से ऐसा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सीमांचल का क्षेत्र जो माना जाता है उसमें खासकर उसी क्षेत्र में ये मैदान में एंट्री करते हैं। अब दूसरा सवाल आ गया बिहार के इलेक्शन को लेकर के। दूसरा सवाल जैसे ही आता है स्वराज पार्टी की प्रशांत किशोर IPAC कंपनी, जो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इलेक्शन कैंपेनिंग करने का बहुत बेहतरीन तरीके से चुनावी प्रबंधक का कार्य कर रहे थे, इसके बाद उन्होंने भी इस वक्त बिहार के इलेक्शन में
एंट्री कर दिया, उनका भी प्रवेश हो गया है। अब सवाल ये बन रहा है कि प्रशांत किशोर किसका नुकसान करेंगे। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के राजद को सवाल बन रहा है कि राजद जो है, राजद का नुकसान होगा, कांग्रेस का नुकसान होगा, लेकिन अब प्रशांत किशोर की स्थिति क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर किसी का भी खेला बिगाड़ सकते हैं, नीतीश कुमार का भी खेला बिगाड़ सकते हैं, राजद का भी खेला बिगाड़ सकते हैं, इतना ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का भी खेला प्रशांत किशोर बिगाड़ सकते हैं। अगर जनाधार की इस वक्त जनता की चर्चा की बात करें तो जनता की चर्चा में जो बात निकल करके आ रही है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात को लेकर के सवाल बन रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने एक नारा दिया है 2005 से 25 तक अब नहीं रहेंगे नीतीश तक, मतलब अब नीतीश को लेकर के उन्होंने ये नारा दिया है जो इस वक्त बड़ी दौर में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, तेजस्वी का नारा। लेकिन ये सवाल बड़ी तेजी से उत्पन्न हो रहा है कि तेजस्वी फिर से विपक्ष के नेता बनकर रह जाएंगे या सत्ता उनको एक बार देखने का मौका मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है इस वक्त बिहार के इलेक्शन से पहले। लगातार इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल भारत एक सोच, और इसको शेयर करिएगा। शेयर करने के साथ साथ आप कमेंट के साथ बिहार की इलेक्शन की चर्चा हमारे साथ भी करिएगा। नमस्कार।